सौभाग्य की बात है कि चाय की दुकान के पास ही सफाई कर्मियों ने कचरे में आग लगा दी। इसी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया। एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बनाए इस मेट्रो से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ नोएडा के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन पहुंचे और फूलों से सजी एक्वा लाइन मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली इस मेट्रो में शनिवार से आम लोग भी सफर कर पाएंगे। इसमें एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। वहीं पे जो मेट्रो है, मेट्रो के अंदर तमाम अलग तरह के सेट्स हैं। वहीं जो डिपो है, जो भी मेट्रो स्टेशन आएगा उसके लिए यहाँ पे जो एक एलसीडी लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने नोएडा एक्सटेंशन कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा के इलाके की तरफ भी मेट्रो को जल्द मंजूरी देने का ऐलान किया। हम लोगों का प्रयास है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शेष अन्य लोगों को भी मेट्रो की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक दरवाजे लगाए गए हैं, जो मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद ही खुलते हैं। एक्वा लाइन मेट्रो ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने वाली पहली मेट्रो सेवा है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इस रूट पर कुल 21 स्टेशन हैं, जिनमें 15 स्टेशन नोएडा में जबकि 6 स्टेशन ग्रेटर नोएडा में हैं। एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा के सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाएगी। एक्वा लाइन पर 12 ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि दोनों तरफ से 15-15 मिनट के अंतर पर लोगों को मेट्रो मिल सके। हालांकि एनएमआरसी की एक्वा लाइन मेट्रो और डीएमआरसी की ब्लू लाइन मेट्रो के बीच किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, यानी डीएमआरसी के स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एक्वा लाइन में चलने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि मेट्रो की ये नई लाइन नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए तोहफे की तरह है। चुनाव से पहले नई लाइन का ऐलान कर सीएम योगी ने कुछ और लोगों को भी लुभाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कानून में बदलाव को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कानून में सरकार की ओर से किए गए बदलाव को सही करार देते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। यानी अब दिवालिया घोषित होने के बाद प्रमोटर अपनी ही कंपनी की संपत्ति की नीलामी में बोली नहीं लगा सकते। यूपी के कानपुर में जोरदार बारिश के साथ दिन में अंधेरा छाने की वजह से कुछ देर के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जोधपुर में मिले एक जिंदा मोर्टार को बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में ले लिया। गोवा सरकार ने खुले में शराब पीने और खाना बनाने वालों पर 2000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का फैसला किया। गुजरात सरकार ने साफ किया कि गरीब सवर्ण आरक्षण का फायदा राज्य में 1978 से पहले से रहने वाले परिवारों को ही मिलेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने स्कूल के छात्रों की ओर से बनाई गई दुनिया की सबसे हल्की कलाम सैट V2 नाम की सैटेलाइट लॉन्च कर दी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 30 जनवरी तक सुनवाई टल गई। बिहार के पटना में एक आदमी पर पारिवारिक विवाद में अपने सास ससुर की हत्या और पत्नी को घायल करने का आरोप लगा। राजस्थान के राजसमंद में एक आदमी पंचायत से जुड़े लोगों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए एक टावर पर चढ़ गया, जिसे अधिकारियों ने काफी समझाकर नीचे उतारा। चेतेश्वर पुजारा को उनके 31वें जन्मदिन के मौके पर साथी क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने किसी भी आईपीएल टीम में हिस्सा खरीदने की खबरों को खारिज कर दिया। इंग्लैंड में खेले जा रहे लीग कप में चेल्सी फुटबॉल क्लब ने 4-2 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली। बात की बात है कि रायगढ़ के इस इलाके में कई बंगले इसी तरह से बनाए गए हैं। नीरव मोदी के बंगले को तोड़ने की यह कार्रवाई दूसरों के लिए भी एक सबक है। नीरव को पहले ही पीएनबी घोटाले में देश वापस लाने की कोशिश जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके देश की 3 नामचीन हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिन 3 लोगों को देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है, उनमें बंगाल से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, तो वहीं असमिया कलाकार स्वर्गीय भूपेन हजारिका को यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा जनसंघ के पूर्व नेता स्वर्गीय नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक वाले मकान पर सीबीआई ने छापेमारी की। साथ ही सीबीआई ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में भी हुड्डा के ठिकानों पर दबिश दी। ये छापेमारी गुरुग्राम के एक जमीन घोटाले के मामले में की गई, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए।
जिसके पीछे जींद उपचुनाव को बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जींद में रैली थी, लेकिन सीबीआई उनके रोहतक वाले घर पर पहुंच गई। सीबीआई के सभी अधिकारी अंदर थे, उनकी कार बाहर खड़ी थी। कुछ दूसरे लोग भी थे जिन्हें सीबीआई ने बाहर कर दिया था। हुड्डा के घर पर सीबीआई के छापे की खबर आग की तरह फैली। कुछ ही वक्त गुजरा कि हुड्डा के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और नारेबाजी शुरू हो गई। इस हंगामे के बीच गन्नौर से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। जींद का चुनाव चल रहा है, आज रैली है, ये तो होना ही था। राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सारा किया गया है। सीबीआई की छापेमारी की वजह से हुड्डा जींद में होने वाली रैली के लिए नहीं निकल सके और तब तक उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस के सांसद हैं और उन्हें भी जींद रैली के लिए निकलना था। लेकिन सीबीआई की छापेमारी के दौरान वो पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। हालांकि बाद में वो बाहर निकल आए और सरकार को निशाने पर लिया। हम इस बात की परवाह नहीं करते, बदले की भावना की ये जो कार्रवाई है, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हम इनके खिलाफ यूं ही डट के लड़ते रहेंगे। इसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जींद की रैली के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद हुड्डा के समर्थक घर के अंदर घुस गए और सीबीआई की टीम के बाहर आने का इंतजार करने लगे। सीबीआई की टीम अपनी जांच करने में जुटी हुई है और आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब ये सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँच गई थी और वो अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। करीब 4 से 5 घंटे बाद सीबीआई की टीम वहां से निकल गई। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। सीबीआई की छापेमारी के बाद हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ अपने घर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये ऐसा ही कोई ना कोई हर समय ऐसा ही कोई समय चुनते हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। हालांकि हुड्डा के घर पर सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर सीबीआई की दलील अलग है। उसके मुताबिक 23 जनवरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर गुरुग्राम में जमीन घोटाले के एक मामले में दर्ज हुई थी। आरोप है कि 2009 से 2012 के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और सेक्टर 65 से 67 के बीच 1417 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नियमों के खिलाफ हुआ था और बाद में जमीन निजी कंपनियों को बेच दी गई। इस मामले की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की और उसके आधार पर यह मामला दर्ज किया। सीबीआई की दलील है कि उसने मामले की तहकीकात और हुड्डा से पूछताछ के लिए कार्रवाई की। हरियाणा के रोहतक के अलावा गुरुग्राम, चंडीगढ़, दिल्ली और मोहाली में भी हुड्डा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि हुड्डा को जींद जाने से रोकने के लिए सीबीआई से छापे मरवाए गए। कांग्रेस ये आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि जींद में बीजेपी की भी एक बड़ी रैली थी जिसमें सीएम खट्टर शामिल हुए, लेकिन छापेमारी की वजह से कांग्रेस की रैली में हुड्डा हिस्सा नहीं ले सके। खट्टर सरकार ने खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। इलेक्शन हो तो किसी प्रकार की जांच ना करें, जितनी एजेंसी है उनको घर बिठा दे। इलेक्शन है तो कोई काम नहीं करेगा, क्यों ना करें? जो रूटीन की जांच है, रूटीन के काम है वो करेंगे और आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जींद में अपनी रैली को कामयाब बनाने के लिए छापेमारी की साजिश रची। सौभाग्य की बात यह कि मुफ्त में पेट्रोल लूटने आए लोगों को धमाके का अंदाजा नहीं था। अचानक विस्फोट की वजह से ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ गए और इस हादसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुठभेड़ में कश्मीरी आतंकियों के मारे जाने पर दुख जताते हुए उनके पुनर्वास की वकालत की, जिस पर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक बयानबाजी तेज हो गई। क्योंकि सत्यपाल मलिक के मुताबिक आतंकियों के सफाये से समस्या नहीं सुलझने वाली। मुझे एक भी जान अगर टेररिस्ट की भी जाती है तो उसमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं सब लोग वापस आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको कोई ऑफर करें इस तरह का रिहेबिलिटेशन का कि बच्चे वापस आ जाएं। मारना कोई इलाज नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक के बयान के बहाने सरकार की नीति पर सवाल उठा दिए। वो सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसका जवाब तो खुद ही दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी की करीबी जेडीयू सत्यपाल मलिक के बचाव में उतर आई। सत्यपाल मलिक गांधीवादी हैं। गांधी जी कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मैं सत्यपाल मलिक के वक्तव्य से सहमत। तो वहीं पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह ने भी सत्यपाल मलिक के बयान से सहमति जताई। जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में जो इनकी सोच है और जिस सोच को बड़ी जुर्त के साथ ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये मेरे ख्याल में लाभदायक होगा।
सवाल की एक बात है कि गोली का जवाब गोली से दिया जा सकता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। कश्मीर की समस्या सकारात्मक बातचीत से ही खत्म होगी। सत्यपाल मलिक पहले भी कश्मीरियों के हक में आवाज उठाते रहे हैं। इस बयान पर विवाद की बजाय सबको सोचने की जरूरत है। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की नई बेंच का गठन कर दिया। पिछली सुनवाई में जस्टिस यूयू ललित ने अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 5 जजों की नई बेंच बना दी, जो 29 जनवरी से अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। 5 जजों की इस नई बेंच में खुद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर होंगे। नई बेंच में जस्टिस यूयू ललित के अलावा जस्टिस एन.वी. रमन्ना का भी नाम नहीं, जो इससे पहले बनाई गई बेंच में। जस्टिस यूयू ललित ने तो खुद 10 जनवरी को यानी पिछली सुनवाई में बेंच से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जस्टिस यूयू ललित बाबरी मस्जिद से जुड़े एक मामले में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के वकील रहे थे। नई बेंच अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अयोध्या की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बांटने का फैसला सुनाया था। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गीता पढ़ने की सलाह दे डाली। I would recommend him to read the Gita. This is and the Gita you cannot really understand the Gita in one reading. So I would recommend him to read it a couple of times, not just once. And the second book I would recommend is I Am That by Swami Nisargadatta. जीडीपी विकास दर कुछ वर्षों में 8.5% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने पीएम के साथ हुई एक बैठक में अनुमान जताया कि अगर सरकार की नीतियां ऐसे ही चलती रहीं तो अगले कुछ साल में देश की जीडीपी बढ़त दर 8.5% तक पहुंच सकती है। 70वें गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साफ किया कि देश के संसाधनों पर सभी का बराबर का हक है। विकास के अवसर सभी को समान रूप से मिले, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के संसाधनों पर हम सभी का बराबर का हक है। मुंबई के पास मुंब्रा में प्रशासन ने छापा मारकर चाय पत्ती में मिलावट कर बेचने वाली एक एजेंसी का पर्दाफाश किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सभी इमामों का वेतन 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने पर बीजेपी ने इसे सियासी फैसला करार दिया तो राज्य सरकार ने आरोपों से इनकार कर दिया। 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड में पहली बार आजाद हिंद फौज के 4 बुजुर्ग सैनिक भी शामिल होंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जिम्मेदार ठहराया। आपका पैसा, आपके मिनरल्स, आपका पानी, आपकी बिजली आपसे छीनकर 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों की जाती है। बिहार में गोपालगंज के डीएम की हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पटना में कांग्रेस में शामिल हो गई। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रणजी ट्रॉफी में उमेश यादव के शानदार प्रदर्शन की बदौलत विदर्भ की टीम ने केरल को पारी और 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने योग करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। मेजबान यूएई और नेपाल के बीच दुबई में शनिवार को दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रदर्शन कर रहे कुछ वकीलों ने सरेआम एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और इसी का विरोध करने के लिए कचहरी के सामने जमा होकर हंगामा करने लगे। इस बीच एक पुलिस वाले ने जब वहां से निकलने की कोशिश की तो इन वकीलों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस वाले ने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए वकील उसे मारते रहे। इससे पहले वकीलों ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वकीलों के हंगामे के दौरान इलाके में लंबा जाम लग गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। लेकिन वकीलों ने लोगों को हो रही परेशानी को नजरअंदाज करते हुए वहां की कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग की। जितने पुलिस वाले हैं सब पैसा लेकर के अपराधियों का हौसला बुलंद करा रहे हैं। कानून व्यवस्था यहाँ का लचर है, उसको सुदृढ़ किया जाए। वकीलों का हंगामा बढ़ता देखकर कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें शांत कराया गया।
बात की बात यह कि वकीलों का पुलिस वाले की पिटाई करना गलत है। वकीलों के प्रदर्शन की वजह से कई लोगों को परेशानी हुई, जिसे उन्हें समझना चाहिए। हिंसा और मारपीट सभ्य लोगों का काम नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले देश का मिजाज भांपने के लिए फर्स्ट पोस्ट ने एक सर्वे करवाया। द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 में मौजूदा सियासी हालात से जुड़े कई सवाल पूछे गए। लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पसंद कौन है। जवाब देने वालों में 52% से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया। राहुल गांधी करीब 27% लोगों की पसंद है। ममता बनर्जी भी करीब 4% लोगों की पसंद है और पीएम पद के लिए मायावती भी करीब 3% लोगों की पसंद है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर भी लोगों से राय ली गई। करीब 20% लोगों को उनका काम बेहतरीन लगा, जबकि 36% लोगों ने उनके काम को अच्छा बताया। करीब 21% लोगों ने नरेंद्र मोदी के काम को औसत बताया, जबकि करीब 19% लोगों को पीएम के तौर पर उनका काम खराब लगा। राफेल पर भी लोगों की राय ली गई। पूछा गया कि क्या 2019 के चुनाव में राफेल चुनावी मुद्दा होगा। 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 29% लोग नहीं मानते कि राफेल कोई चुनावी मुद्दा होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चुनाव का मुद्दा होगा या नहीं होगा, इसके जवाब में 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 26% लोगों ने माना कि मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं होगा। राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने के सवाल पर भी चौंकाने वाले नतीजे आए। सर्वे के मुताबिक 75% लोग मानते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाना चाहिए, जबकि केवल 25% लोग अध्यादेश लाने के पक्ष में नहीं। बात की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में बीते 1 महीने से भीषण गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से जंगल में लगी आग ने लोगों में दहशत फैला दी। जंगल के आसपास बसे हजारों लोगों के लिए मकान खाली करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान राहुल गांधी की चीन के मंत्रियों से गुपचुप मुलाकात का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। ओडिशा दौरे पर गए राहुल गांधी ने भुवनेश्वर में रोजगार के मसले पर चीन की तारीफ की, मगर बोलते बोलते कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन के मंत्रियों से मुलाकात का जिक्र कर दिया। When I had gone to Kailash, I met a couple of their ministers and they were saying, no, job creation is not a problem in China at all. We have plenty of jobs. राहुल का बयान आते ही बीजेपी ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। क्या बातचीत हुई, कौन कौन मंत्रियों से चाइना में वो मिले और उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया, चाइनीज एम्बेसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, एमईए को लूप में क्यों नहीं रखा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी को चीन की तारीफ करने पर भी घेरा। हर चीज में चाइना में इतना बढ़िया हो रहा है, चाइना में बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, चाइना की डेमोक्रेसी धन्य है, इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। व्हाई? बात की बात है कि बीजेपी चीन के नेताओं से मुलाकात पर राहुल को पहले भी घेर चुकी है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन खुद ही घिर गए। ओडिशा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी जैसे ही भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी का ध्यान खींचा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर ले रहे एक फोटोग्राफर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। इसके बाद राहुल गांधी दौड़कर सीढ़ियों के पास पहुंचे और सहारा देकर उस फोटोग्राफर को उठाया। इस दौरान राहुल ने फोटोग्राफर का हालचाल भी पूछा। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ होना शुरू भी नहीं हुआ कि सरकार ने सहकारी बैंकों में कर्ज के नाम पर हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए। अगर ये जांच लंबी चली तो किसानों की कर्ज माफी की तारीख आगे बढ़ जाएगी। इसलिए इस फैसले पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ गए, क्योंकि उसने सहकारी बैंकों में किसानों को कर्ज देने में हुए घोटाले की जांच का फैसला किया। इसमें लिखा है कि कर्ज माफी के लिए जरूरी है कि सहकारी बैंकों में हुए घोटाले की जांच हो। इसमें सरकार ने ये बात भी मानी कि घोटाले की वजह से सहकारी बैंकों के पास कर्ज लेने वाले किसानों की सही जानकारी नहीं। सरकार ये जांच इसलिए करवा रही है क्योंकि सहकारी बैंकों की लिस्ट पर राज्य में विवाद हो रहा है, क्योंकि इनमें किसानों का 13 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान है। यही नहीं, कर्ज माफी में कई ऐसे किसानों के नाम हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। लिस्टें टाइम पे नहीं आ रही है, इसका कारण है कि कहीं न कहीं गोलमाल उस भ्रष्टाचार की गंगा थी। इस तरह का जितना मैनिपुलेशन सरकारी सोसाइटी संस्थाओं में, कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकों में पाया गया, उस पर आपराधिक केस दर्ज होंगे। इस मसले पर बीजेपी को लगता है कि सरकार कर्ज माफी लटकाने के लिए सहकारी बैंकों को बहाना बना रही है। कर्ज माफी के नाम पर ये डिले करने का खेल चल रहा है। आवेदन मंगाओ, आवेदन में उलझा दो, तब तक लोकसभा तो निकल ही जाएगा। खबर है कि सहकारी बैंकों में घोटाले की जांच लंबी चली तो किसानों की कर्ज माफी की तारीख 22 फरवरी से और आगे बढ़ जाएगी। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा तो कर दिया, लेकिन अब इसमें मुश्किलें पेश आ रही, क्योंकि सहकारी बैंकों में घोटाले की एफआईआर से जल्द कर्ज माफी की उम्मीदें भी कम हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कांग्रेस की अहम बैठक के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्य में सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। दिल्ली की एक लड़की की रेप की कोशिश के दौरान हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। विराट कोहली के साथ न्यूजीलैंड में मौजूद अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गईं, जबकि के श्रीकांत हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बीसीसीआई यौन शोषण के आरोपों से बरी हुए सीईओ राहुल जौहरी के लिए 10 दिन के अंदर जेंडर काउंसलिंग क्लास शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 17 रन बना लिए। हालांकि वो अब भी मेजबान टीम से 162 रन पीछे है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। गुजरात के सूरत में बाइक पर सवार एक आदमी को एक मिनी ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। उस वक्त मिनी ट्रक की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसे हादसे के वक्त मिनी ट्रक सड़क पर घसीटता चला गया। हादसे के वीडियो में साफ दिखा कि बाइक सवार ने सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए जैसे ही बाइक को मोड़ा, तभी सामने से आ रहे एक मिनी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें मिनी ट्रक बाइक सवार को कुचलते हुए उसे काफी दूर तक घसीटता चला गया। मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की वहीं मौत हो गई। सौभाग्य की बात यह कि यह हादसा बेहद दर्दनाक है। लोगों को सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखना ही होगा। गाड़ी को तय रफ्तार पर ही चलाना चाहिए ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। हाईवे का सफर और आसान बनाने के लिए देश के सभी अहम नेशनल हाईवे को टोल प्लाजा फ्री करने की तैयारी हो रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे बनाने और उनकी देखभाल करने वाली सरकारी कंपनी NHAI ने पे एज यू गो नाम की पॉलिसी लागू करने की योजना बनाई है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद लोगों को सिर्फ उतने ही पैसे चुकाने होंगे जितना लंबा सफर उन्होंने नेशनल हाईवे पर किया होगा। NHAI के मुताबिक इस पॉलिसी की बड़ी बात यह है कि लोगों को टोल के पैसे देने के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। टोल का भुगतान करने के लिए गाड़ियों में OBU यानी ऑन बोर्ड यूनिट नाम की एक डिवाइस लगाई जाएगी। साथ ही हर गाड़ी पर एक खास तरह का टैग लगाया जाएगा जो सीधे गाड़ी के मालिक के अकाउंट से जुड़ा होगा। ऑन बोर्ड यूनिट में लगे GPS ट्रैकर की मदद से यह पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी हाईवे पर कितनी दूर चली है। इसके बाद OBU गाड़ी के टोल की रकम तय करेगा, जिसका भुगतान खुद ब खुद गाड़ी मालिक के अकाउंट से हो जाएगा। NHAI की इस पे एज यू गो पॉलिसी का ट्रायल फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।